जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, NCERT। तो इसमें दूसरा चैप्टर का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो इसमें कौन कौन से नए राज्य बने और कौन कौन राजाओं का उदय हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबरम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इस धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था, उस समय उसके समकालीन और कौन कौन से राजा हुए, यानी कि पृथ्वीराज के समय में उस समय हमारे देश की राजनैतिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से राज्य थे, ये सब, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि भारत के पश्चिमी किनारों पर अरबों का आगमन हुआ, ठीक है, और उनकी सत्ता स्थापित हुई। भारत में जो अरब से लोग आए थे उनका आगमन हुआ पश्चिमी तट पे और अपनी सत्ता स्थापित किए, यानी कि अपना शासन करने लगे, शासन व्यवस्था अपनाने लगे भारत में ही। इसी समय जब अरब के लोग आए, उसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उसी समय। और समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया, परंतु बाद के शासकों को उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। यानी कि जो हर्ष के बाद के शासक हुए, उन्हें उतने बड़े एरिया पर शासन करने में उतनी सफलता नहीं मिली। उनसे बहुत सारे राजा अलग हो गए, बहुत सारे अलग अलग प्रांत बना लिए स्वतंत्र होकर, ठीक है, हर्ष के बाद के राजा। अब आगे दिया है नए राजवंशों का उदय। अब मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मानचित्र 1 है, यहाँ पे 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं उसमें लिखा होगा, ठीक है, दिखाया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश जो थे वो राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। मैंने योद्धाओं में जो सरदार होते थे वो थे बहुत सारे राजवंश के राजा। जब उनके स्वामी कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी कि जो बहुत सारे राजवंश था उसके अधीन राजा जो होते थे, वो राजा कहीं पे कर्मचारी, मान लीजिए पहले कर्मचारी थे, फिर सामंत थे, बड़े जमींदार थे, और जब उनके स्वामी कमज़ोर पड़ गए तो वो जो कर्मचारी, सामंत या फिर जो भूस्वामी यानी कि जमींदार थे वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अलग राज्य बना लिए। यही इसका कहने का सेंस है। अब आगे दिया है, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक के
चालुक्य राजाओं के अधीन थे और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। यानी कि पहले कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे और एक दंती दुर्ग हुए इन्होंने अपने को शासक के रूप में स्थापित किया और चालुक्य राजाओं से अलग हो गए और अपने वंश की स्थापना कर दी, राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मानेखेत उसकी राजधानी थी। यानी कि राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी बनाई उन्होंने मानेखेत में बनाई। ठीक है। इसे आप मानचित्र 1 में देख सकते हैं। मानचित्र 1 में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी में देखते हैं। कुछ अन्य शासक, अब कुछ और भी अन्य शासक के बारे में बताया जा रहा है जो कि अलग होकर अपने राज्य की स्थापना की है। ठीक है। जैसे गुर्जर प्रतिहार, ये जो थे संभवतः ब्राह्मण थे। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार थे ये ब्राह्मण थे। इन्होंने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया। यानी कि ब्राह्मणों के जो कार्य होते हैं, पूजा पाठ, ये सब छोड़कर शस्त्र अपना लिया। और मध्य भारत जैसे कि राजस्थान एवं गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। जो गुर्जर प्रतिहार थे ये ब्राह्मण थे और मध्य भारत में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, इनका महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था। ठीक है। अब आगे, जिसने अरबों से लोहा लिया। यानी कि जो अरबी लोग आए थे, भारत में शासन स्थापित किए थे, उन लोगों से नागभट्ट प्रथम ने ही लोहा लिया, यानी कि लड़ाई किया। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति एक लेख है जिसमें नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। मलेच्छ जो लोग होते हैं, एक निचले तबके के लोग होते हैं जो बिल्कुल साफ सफाई से नहीं रहते या फिर गंदे तरीके से रहते हैं, बस पेट भरना ही उनका कार्य होता है। ठीक है। अब इसमें आगे नागभट्ट की उपलब्धियां बताई गई है। नागभट्ट की क्या क्या उपलब्धियां थी। नागभट्ट किस वंश का राजा था, तो ये था, यहाँ पे दिया है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट प्रथम। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या इसकी उपलब्धियां थी। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली संस्कृति की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है। जैसे आंध्र यानी आंध्र प्रदेश, सैंधव सिंध, विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा। ठीक है। वहाँ के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यानी कि नागभट्ट प्रथम के आगे विदर्भ, कलिंग, सैंधव और आंध्र प्रदेश के राजा तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। यानी कि कन्नौज के शासक जो थे चक्रयुद्ध, उनको भी हरा दिया। उन्होंने बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा है बंग, अनर्त जो कि गुजरात का हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और फिरात वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य यानी दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। ये वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। इनके राजाओं को भी पराजित किया नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए। जो नए शासक बनाए गए वो उस क्षेत्र के ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे जमींदार या फिर बड़े बड़े जो लोग होते थे, उनके द्वारा चुने गए थे। अब देखिए, बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारकनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं कि गोपाल का चयन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा ही चुना गया अपने मर्जी से। खलीमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने
स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। यहाँ पे अराजकता का मतलब है कि जो पहले राजा थे वो अच्छे से शासन नहीं कर रहे थे, या फिर उनके शासन व्यवस्था से लोग उस राज्य के लोग खुश नहीं थे। ठीक है, तो अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज यानी गोपाल के ही वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी है। महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दिद्दा यानी कि बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। ठीक है, वह मंत्रियों और सेना की मदद से रानी बनी, यानी कि जो कश्मीर की रानी थी वो मंत्री और सेना की मदद से रानी बनी। ऊपर वर्णित दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि यह जरूरी नहीं था कि शासक किसी शासकीय परिवार से ही संबंधित हो। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में भी शासक बन सकते थे, या फिर बड़े जमींदार जो थे वो भी बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थक से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे प्रसिद्ध हैं। वे हैं प्रतिहार या परिहार वंश, चौहान यानी कि या फिर चहमान, उसी को चौहान वंश को ही चहमान, सोलंकी या चालुक्य, सोलंकी को ही चालुक्य कहा जाता है, और परमार। ये चारों वंश उस टाइम पे प्रसिद्ध थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। बहुत सारे सामंत भी हुए जिन्होंने नए राजवंशों की स्थापना की। तो नए राजवंशों का उदय कैसे हो रहा है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। तो सामंत क्या होते थे उसको आगे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामंत क्या कहलाते हैं। यहाँ से उस समय यानी कि जब नए नए राजाओं का उदय हो रहा था, उस समय मध्यकाल में उस समय के कई अभिलेखों यानी मध्यकाल के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है, यानी सामंत वर्ग के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित थे, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। अच्छा, इनको अपना राज्य वापस भी मिल जाते थे, हार भी गए तो भी उनको राज्य वापस मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, यानी कि जब उन्हें अपना राज्य वापस मिलेगा, एक तो वो हार गए हैं, फिर उनका राज्य भी नहीं छीना गया है, उनको मिल गया है, तो बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। ठीक है, अब कौन कौन सी शर्तें माननी पड़ती थी चलिए देखते हैं। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है। ठीक है, और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक है। पराजित राजा, विजयी राजा अधिपति कहलाता था, पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए तो सामंत क्या होते थे समझ में आ गया होगा आप लोग को। यह दिखाने के लिए कि वह किस राज्य का सामंत है या फिर किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। इसका एक उदाहरण पढ़िए। ठीक है, परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षितिपाल का शासन था। यह किसी किताब का, किसी इतिहास की किताब का 2 लाइन लिखी गई है, जिससे पता चल रहा है कि कौन राजा है और कौन सामंत है। ठीक है, आपने अब इसके बारे में 2 लाइन के बारे में बता रहा है आगे। आपने क्या पाया, आपने पाया होगा कि भोजदेव और क्षितिपाल दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी हैं। ठीक है, यहाँ भोजदेव हैं, इनके नाम के भी आगे इतनी बड़ी उपाधि लगी हुई है, और क्षितिपाल, यहाँ पे क्षितिपाल है, इनके नाम के आगे भी उपाधि लगी हुई है। ठीक है, उपाधियां लगी हैं, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। ठीक है, ये जो सामंत है, ये क्षितिपाल सामंत है, तो इनकी उपाधि, ये भोजदेव की उपाधि इतनी बड़ी है, भोजदेव की उपाधि इतनी बड़ी है,
और क्षितिपाल की उपाधि उनसे छोटी है। यही ये बात बता रहा है। ठीक है, इसी से पता चल रहा है कि राजा कौन है और सामंत कौन है। अब आगे देखते हैं। इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना को भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनाने की नीति ही अपनाते थे। इससे उनको फायदा होता था। मौका पड़ने पर उन्हें भेंट भी मिल जाता था, या फिर उन्हें जो उनके सामंत होते थे वो जाकर मिलते थे, उनसे सलाह देते थे किसी भी बात पे। ठीक है, भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, वो तो सामंत हो गए। अब यहाँ पे बता रहा है कि भूमि के स्वामित्व यानी कि भूमि के मालिकाना हक और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित जो व्यवस्था थी उसे सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राज्यों में प्रशासन, उस समय के राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। ठीक है, राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। राजा, जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराजा धीराज, इसका मतलब है कि राजाओं का राजा, परम भट्टारक परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है। इन सब से बोध होता है कि राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। ठीक है, अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन से संबद्ध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है। अभिलेखों में तत्कालीन यानी कि उस समय के साहित्य में केंद्रीय शासन से संबंधित यानी कि राज्य का शासन कैसे चलता था उससे संबंधित अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है। जैसे संधि विग्रहिक जो अधिकारी होते थे यानी कि विदेशी विभाग का प्रधान, मध्यकाल में विदेशी विभाग के प्रधान को संधि विग्रहिक कहा जाता था। अक्षपटालिक यानी आर्थिक या राजस्व मंत्री अक्षपटालिक कहलाता था। भंडागारिक यानी राजकीय भंडार का अधिकारी भंडागारिक कहलाता था। महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान महादंडनायक कहलाता था आदि। ये सब जो नाम थे वो अधिकारियों के नाम थे, मतलब कि उन्हें उपाधियां दी गई थी। अब सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसानों तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग का ऊपरी कर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पाद का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। ठीक है, यानी कि जो राजा होते थे उनका मुख्य या फिर उस राज्य का मुख्य जो आय होता था वो राजस्व ही होता था। तो राजस्व को जो किसान या पशुपालक कारीगर होते थे उनसे ही लिया जाता था। ठीक है, अब कितना हिस्सा लिया जाता था यहाँ पे दिखाया गया है। व्यापार तथा उद्योग कर भी किसानों से तो लिया ही जाता था। अब व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 यानी कि 6 हिस्सा में से 1 हिस्सा तथा 1/3 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा के बीच भू राजस्व देना होता था। यानी कि 1/6 से 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय यानी कि जो भी व्यापार से या उद्योग से या फिर कृषि से, पशुपालन से
इसी के से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। यानी कि जो भी आय प्राप्त होता था उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाया जाता था। ठीक है, इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में होता था। यानी कि जो किला होते थे या फिर मंदिर का तो नहीं, किला का ही उपयोग युद्धों में होता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। यानी कि अगर कोई अच्छा काम किया है तो ब्राह्मण को भूमि दान में देते थे। ठीक है, ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यानी कि ताम्रपत्र में लिखा जाता था कि ये आपको भूमि अनुदान में दी जा रही है। ठीक है, ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। यानी कि जो भूमि जिसे अनुदान में दिया जाता था, वे जो ब्राह्मण होते थे वो शासकों यानी राजाओं के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित है। यानी कि उसके पिछले वंशजों को दिखाते थे कि वो जो शासक है वो उसके वंशज कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हो गया। अब देखते हैं आगे। कन्नौज के लिए संघर्ष। कन्नौज एक राज्य होता था। तो कन्नौज के लिए कैसे कैसे संघर्ष हुए उसको देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। यानी कि जब भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों का मतलब है कि जो लोग अरब से आए थे, ठीक है, अरब प्रायद्वीप से वो लोग आए थे व्यापार करने और यहाँ पे आकर अपना शासन करने लगे राजाओं को हराकर। ठीक है, तो जब उनके आक्रमण के बाद जो पूरा भारत था वो उन पे 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। ये 3 शक्तियाँ थी। ठीक है, इनका उदय हुआ। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। ठीक है, अब ये तीनों जो थे वो अपने अपने राज्य में तो बहुत अच्छे से या फिर लंबे समय तक शासन किए, लेकिन ज़्यादातर समय तीनों आपस में लड़ने में ही व्यतीत किए। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। यानी कि जब ये तीनों लड़ते थे तो इसका अखाड़ा था कन्नौज। कन्नौज के लिए ही युद्ध होता था। आइए इस बात पर गौर करें कि कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। ठीक है, अब पहला नंबर है, जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। यानी कन्नौज पे जिसका अधिकार होता था वो उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था और कन्नौज हर्ष की राजधानी थी। पालों के लिए यह मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। यानी कि ये कह रहा है कि जो पाल थे और फिर जो पाल वंश के थे उनके लिए ये गंगा के मैदान में पहुंचने का जो मार्ग था उस मार्ग पे कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था कि कौन जा रहा है, यानी कि निगरानी हो सकता था। ठीक है, तीसरा है, कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय यानी 3 पक्षों का संघर्ष कहा है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते इतने थक गए कि वे आपस
के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह पता भी नहीं चला कि वे कितने कमज़ोर हो गए हैं। तीनों आपस में लड़ते लड़ते इतने कमज़ोर हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वे कितने कमज़ोर हो गए हैं। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया, यानी कि कोई विजयी नहीं हुआ, तीनों राज्यों का पतन हो गया। ठीक है। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी। वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। उनकी जो शक्ति थी वो विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। तीनों के पास, जो तीनों शक्तियाँ थी उनके पास, उन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए भी समान ही थे उनका खर्च। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। ठीक है। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपनी सामंतों से हट गया। ठीक है। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। अब जो इनके सामंत बने थे उनसे इनका ध्यान हट गया, तो अवसर पाकर वो जो सामंत थे वो अपने को स्वतंत्र कर लिए। ठीक है। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। ठीक है। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। तीनों तो आपस में कमज़ोर हो गए थे आपस में युद्ध करके, और जब उन पर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। ठीक है। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। ठीक है। सबसे पहला जो आक्रमण किया पश्चिम से वो महमूद गजनवी था। ठीक है। इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, यानी कि आक्रमण तो हो गया पश्चिम से, तो इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है। जब ये तीनों जब तीनों शक्तियाँ कनौज के लड़ रही थी तो उस समय, यानी कि मध्यकाल में, भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप, यानी कि जब नए नए राजाओं का उदय हो रहा था, उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। संपूर्ण जो प्रायद्वीप था, भारत प्रायद्वीप, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और उनका आपसी संबंध भी अच्छा नहीं था। उत्तरी भारत में हिंदूशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। ठीक है। इनमें से कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रख कर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। ठीक है। सब अपने अपने राजा था, कोई एक ऐसा नहीं था जो सबको जोड़ कर रख सके। ठीक है। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही, यानी कि सामंत बनाने की प्रक्रिया, एकता तो थी नहीं लेकिन सामंत बनाने की प्रक्रिया जारी रही। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था। अगर छोटे छोटे राज्य में भी अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व होता था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। वे जो सामंत होते थे वो सोचते थे कि कब राजा की शक्ति कमजोर होगी कि हम उन पर आक्रमण करेंगे और हम उनसे स्वतंत्र हो जाएंगे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। ठीक है। पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियाँ थी। जो राजपूत थे वो शक्ति तो थे उत्तर भारत की, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी कमजोरियाँ थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे, यानी कि अपने में ही युद्ध करते रहते थे अपने सम्मान के लिए, इससे इनका सम्मान बढ़ता था। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। जो छोटे छोटे राज्य थे उनके जो राजा थे उन राजाओं में ऐसी भावना नहीं थी कि अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो सारे राजा मिलकर उनकी रक्षा करें, ऐसा नहीं था। इसके अतिरिक्त 2 मुस्लिम राज्य भी थे। ठीक है। मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था और मंसूरा
और मंसूरा यानी सिंध का राज्य इसमें अरब वंशी शासक था। ठीक है, 2 मुस्लिम राज्य भी थे, जो छोटे छोटे राजा थे उसमें 2 मुस्लिम राज्य भी थे। तुर्क के आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब तुर्कों का आगमन हुआ तो उस समय जो तुर्की से जो लोग आए थे भारत में, उन्हें ही तुर्क कहा गया है। ठीक है, तत्कालीन समाज में, तत्कालीन का मतलब होता है कि उस समय के समाज में शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। शासक अलग होते थे, सैनिकों का कोई आम जनता से उतना तालमेल नहीं रहता था। राजा और जनता के बीच दूरी काफ़ी अधिक थी। ठीक है, उनके बीच कोई बातचीत या फिर ऐसा सुझाव नहीं होता था, आम जनता से राजा मिलते भी नहीं थे। उस समय प्रशासन तथा सेना में कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। ठीक है, इनमें से एक ओर तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकार के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे वंशानुगत के कारण। ठीक है, समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। देश क्या होता है, एकता क्या होती है, ये सबसे आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन राजा है कौन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता था आम जनता को। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे वो राजा का मतलब ही नहीं समझते थे, राज्य देश का मतलब ही नहीं समझते थे। तो अगर राज्य में कोई संकट आ गया है तो राज्य के लिए कुछ करने की भावना नहीं होती थी। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात यानी कि मध्यकाल में 4 मुख्य वर्ण होते थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इसके अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जातियों का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उनसे बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। जैसा कि तारीख़े हिंद के लेखक अलबरूनी ने संकेत किया कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है। ठीक है, अलबरूनी का कहना है कि जो यहाँ के लोग होते थे, इस राज्य के, भारत के जो राज्य होते थे, वहाँ यहाँ के जो लोग होते थे वो सोचते थे, जो हिंदू लोग थे वो सोचते थे कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है और कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। ठीक है, जो भी है अपना जो राजा है वही श्रेष्ठ है, उस राजा के समान कोई राजा नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। यानी कि वो लोग जो विज्ञान को मानते हैं, जिस विज्ञान को मानते हैं वही श्रेष्ठ है और कोई उसके समान नहीं है, ऐसा लोगों के मन में भावना होती थी। ठीक है, उस समय का समाज ऐसा ही था। अब इसमें आगे महमूद गजनवी के बारे में बताया गया है। यही पहला आक्रमणकारी था जब तीनों राजा जो त्रिपक्षीय शासक थे, जो लड़ रहे थे कनौज के लिए, वो लड़ते लड़ते कमज़ोर हो गए थे। जब वो कमज़ोर हो गए तो महमूद गजनवी ही आक्रमण किया था पश्चिम से। ठीक है, तो महमूद गजनवी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसे दोबारा देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।